वेलकम दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार पुनः जो है हमारे वन लाइन अप्रोच स्टडी और नो बेस्ट 91 चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम टॉप 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में यूपी टेट सी टेट या अदर एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और आज हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कसिंग भी करते चलेंगे, तो आप जो है शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। और यदि हाँ चैनल से नए हैं तो चैनल के रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। और हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कसिंग भी करते चलेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से तैयार होता चले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी में है थॉर्नडाइक, सी में है जॉन एडम्स और डी में है वुडवर्थ। तो देखिए दोस्तों, विलियम जेम्स जो हैं 1890 में, इन्होंने 1890 में जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया मतलब मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक जो है लिखी थी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है, इसको हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने लिखा था। थॉर्नडाइक महोदय जो है ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इन्होंने जो है शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी है। तो आइए आइए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक बार ये पुनः जो है रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है, तो दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? प्रासंगिक अंतर्बोध का परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन में है साइमंड, बी है हर्टजमैन और सी है मुरे और डी है बैलक। तो प्रासंगिक अंतर्बोध को हम जानते हैं, किससे जानते हैं? टैट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? टैट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका है कि टैट परीक्षण जो है सर्वप्रथम किसने किया था? मुर्रे ने किया था। जैसे कि इसका याद करने का तरीका है, टैट टैट मीन्स, अपने दिमाग पर एक जोर लगा लीजिए। जैसे टेट का एग्ज़ाम आता है तो बच्चे क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब है कुछ इमोशनल हो जाते हैं, बहुत प्रेशर में लेते हैं। कहने का मतलब है जिसे मर जाते हैं। इसी के अनुसार जो है प्रासंगिक टैट का रिलेशन जो है मुरे ने किया था। कितने में किया था? 1925 ईस्वी में इसका किया था। इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और दोस्तों कई प्रयोग हुए थे इस पे। जैसे कि हम बता दें आपको, बैलक ने प्रयोग किया था। इनका प्रयोग है CAT कैट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। और इसको याद करने का तरीका है कि छोटे बालक जो होते हैं वो बिल्ली को देखकर डरने लगते हैं। तो कहने का मतलब है जो बालक होते हैं बिल्ली को देखकर डरते हैं। तो कैट मीन्स चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका प्रयोग जो है बालक ने किया था। लेकिन अगर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रयोग जो है पूछा जाएगा, जिसे प्रासंगिक, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध का परीक्षण, 1925 में मॉर्गन एंड मुर्रे ने किया था। तो मर्रे जो है यही राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर ने किस पे किया था? जैसे कि ऑप्शन में है कुत्ते पर, बी है बनमानुष पर, सी है बिल्ली पर, डी है चूहों पर। तो देखिए दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग जो है किसने किया था? पाव लाव ने किया था। पाव लाव नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये कैसे वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे। और अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो है ये कोहलर ने किया था, बट किस पे किया था? वन मानुष पर। इन्होंने वन मानुष पर जो है प्रयोग किया था। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था और चूहों पर जो है स्किनर महोदय ने किया था। किसने किया था? स्किनर महोदय ने किया था।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ रहा है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? जैसे ऑप्शन ए में है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, छात्रों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम बताना चाहेंगे आपको एक गुड टीचर जो होता है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अंदर जो है अच्छा गुड जो संप्रेषण कौशल है, जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अच्छा जो है अच्छा संप्रेषण कौशल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो हमको दिख रहा है अच्छा मतलब एक अच्छे गुड टीचर के अंतर्गत क्या होना चाहिए? एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा कम्युनिकेशन कौशल होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इस पे राइट है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से उसकी भाषा को समझ सकें। भाषा के द्वारा ही अनुकरण करते हैं बच्चे, तो इसलिए इस पे बी ऑप्शन एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। तो स्टेनले हाल जो है ये मनोवैज्ञानिक थे। इनकी ये फेमस एकदम फेमस ये डेफिनेशन है कि इन्होंने बताया था कि कौन सी अवस्था अधिक तनाव तूफान भरी अवस्था होती है। तो इन्होंने जो बताया ऑप्शन में देख लीजिए, प्रौढ़ावस्था है, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है शैशवावस्था। तो इन्होंने जो है किशोरावस्था को जो है इन्होंने किशोरावस्था को बताया है कि यह अधिक तनाव और तूफान भरी अवस्था होती है। तो इसी ऑप्शन इसमें क्या है? एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की किस अवस्था में, किस स्टेज में जो है ये बुद्धि, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बुद्धि होना चाहिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो जो बुद्धि है हमारी इंटेलिजेंस, इसका अधिक डेवलपमेंट जो होता है, ऑप्शन में देख लीजिए बालावस्था है, सी है शैशवावस्था और सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो है दोस्तों ये होता है किशोरावस्था में। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। जैसे कि हम जानते हैं बालावस्था की अवस्था कितनी होती है? 0 से 5 ईयर की होती है। 0 से 5 ईयर की अवस्था ये हमारी होती है शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है ये 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच होती है। और किशोरावस्था की अवस्था हमारी होती है 12 से 18 साल की अवस्था होती है। और 4 भागों में डिवाइड किसने किया था? ये जीन पियाजे ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो मनोविज्ञान जो होता है हमारा साइकोलॉजी, इसका एजुकेशन के एरिया में सबसे बड़ा योगदान क्या है? ऑप्शन में देख लेते हैं। विषय केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, क्रिया केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो यहाँ पर थोड़ा गेस करिए दोस्तों। जैसे कि मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का है। मतलब चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन इसका है, बाल केंद्रित शिक्षा का है। तो डी ऑप्शन इस पे एकदम मैच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मनोविज्ञान का जन्म किस काल से हुआ था? मनोविज्ञान का जन्म किस से हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन में है गणित, ऑप्शन में हमारे क्या है? बी ऑप्शन है कला, सी ऑप्शन है दर्शन, डी ऑप्शन है भूगोल। तो देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जन्म जो है ये हुआ है दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही ये क्या करता है? ये मन स्थिति को पढ़ने का काम करता है। तो मनोविज्ञान का जन्म जो है ये हमारे दर्शन से हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एमिल किसकी रचना है? एमिल जो है किसकी रचना है? ऑप्शन में है अरस्तु, ऑप्शन में देखिए अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है, मन है। तो एमिल किसकी रचना है? एमिल जो है ये हमारे हमारे दार्शनिक जिसे कहा जाता है रूसो की रचना है। एमिल ने जो है ये एक कल्पना भरा क्या होता है? बालक, इसके ऊपर इन्होंने एक क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। और इन्होंने जो है
वो जो पुस्तक लिखी है द न्यू हेल्डवाइज 1761 में लिखा था। इन्होंने गृह शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया था, तो इसीलिए ये फेमस है। एमिल, यहाँ से आप अब नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे एमिल क्या होती है। एमिल एक रचना है, किसकी रचना है? रूसो की रचना है। और अरस्तु यहाँ पर हम बता दें आपको, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 500 प्रकार जंतुओं का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और इसी के ऊपर जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जीव जंतुओं के ऊपर पुस्तक लिखी थी। और अरस्तु ने जो है पॉलिटिक्स, कौन सी पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स, जो कि राजनीति के तहत है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक भी लिखी थी, जो कि राजनीति के ऊपर है। तो यहाँ पर आप ये नहीं भूलेंगे आप, एमिल किसकी रचना है? एमिल किसकी रचना है? रूसो की रचना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? अधिगम में जो है, लर्निंग में जो है, प्रभाव का नियम किसने दिया था? ए ऑप्शन है पावलोव, बी है स्किनर, सी है वाटसन और डी है थॉर्नडाइक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पावलोव ने जो है बालकों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। इन्होंने जो है 4 स्टेज के बारे में चर्चा करी थी। स्किनर जो है चूहों के ऊपर प्रयोग किया था। वाटसन जो है ये हमारे बिहेवियर के ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी प्रयोग किया था। बट इसमें जो राइट आंसर है, अधिगम के प्रभाव का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। एक नियम था हमारा मुख्य नियम, एक नियम था गौड़ नियम। तो मुख्य नियम के तहत जो है इन्होंने बताया था प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, इस प्रकार से कुछ बताया था। और इन्होंने गौड़ नियम में बहुप्रकृतिया का नियम इस प्रकार से दिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपको, विकासवादी समर्थक जो है इसमें 2 वैज्ञानिक थे। पहला इसमें लैमार्क और दूसरा इसमें डार्विनवाद। इसमें कौन है? डार्विनवाद। यही रिलेटिव है। इन्होंने जो है, जैसे कि लैमार्क ने जो है जिराफ पर प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था कि लैमार्क क्या करते हैं, ये जंतु जो है अपनी गर्दन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किए, जिससे इनकी गर्दन क्या हो गई? काफ़ी लंबी हो गई। तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थन जो है लैमार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास का प्रारंभ होता है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास का प्रारंभ कब से होता है? ऑप्शन में है 5 वर्ष, बी है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व, और डी है 3 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपको, विकास की प्रक्रिया जो होती है ये जन्म से पूर्व होने लगती है, क्योंकि विकास जो है बच्चे का सिर और तमाम प्रकार के ऑर्गन है, इनका डेवलपमेंट होने लगता है। सिर अंग का निर्माण जो है ये जो है माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जन्म से पूर्व बालक की विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 पे देखते हैं, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सांख्यिकी जो स्टैटिक्स होती है उसमें रेखा चित्र इसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसमें पहले में है जैसे कि स्तंभाकृत है, आवृत्ति बहुभुज है, संचयी आवृत्ति है, रेखा चित्र है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे कि स्पष्ट है क्वेश्चन से ही, सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों, यहाँ से हम इंगित करना चाहेंगे, स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता कहलाता है। वह कहलाती है क्या कहलाती है? स्तंभाकृत कहलाती है। आवृत्ति बहुभुज जो है इसमें होगा नहीं, बहुभुज अलग हो जाएगा, डिफरेंस। संचयी जो बार बार रिपीटेड है, ये भी नहीं है रेखा चित्र। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा है स्तंभाकृति है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। देखिए दोस्तों, शिशु का जो होता है अधिकांश व्यवहार जो है वो आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और मूल प्रवृत्तियों का जो है थ्योरी के जन्मदाता थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल महोदय थे।
इन्होंने बताया था मूल प्रवृत्तियों के बारे में शोध किया था। इन्होंने बताया था मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती है, 14 प्रकार की होती हैं। और शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है, जैसे कि ऑप्शन में मूल प्रवृत्ति, तार्किक विधि, वास्तविकता पर, ध्यान पर, तो इसमें जो राइट है ये हमारा मूल प्रकृति पर आधारित होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में जो होती है, जिसे ऑप्शन में दिया गया है 206, 370, 350, 201। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पहले आपको हम बता दें कि 206 जो होती है हड्डियों की संख्या, ये हमारी होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जब बच्चा क्या होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ मैच्योर हो जाता है। और ये जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में जो है हड्डियों की संख्या 370 होती है। बट जो है बाल्यावस्था में जो है हड्डियों की संख्या 350 होती है। तो ये हमेशा आप इसको माइंड पे करिए कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350 होती है। कितनी होती है, 350। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो अवधान के आंतरिक एवं व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? ऑप्शन में दिया गया रुचि है, लक्ष्य है, अवृत्त है। बी है उद्दीपक वस्तु परिवृद्धि है। सी में है प्रकाश है, ध्वनि है, गंध है। डी में है पुरस्कार दंड प्रोत्साहन है। तो अवधान के आंतरिक एवं व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक तत्व क्या होते हैं? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रुचि। रुचि का क्या काम होता है? रुचि के अंतर्गत अगर व्यक्ति रुचि लेगा तो क्या होगा, व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट होगा, उस पर ध्यान केंद्रित करेगा और वो स्टडी करेगा, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और अवृत्ति, जिससे कि उसकी मनोदशा अच्छी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे कि अभी हमने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो है मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। ऑप्शन में 15 है, 14 है, 16 है, 20 है। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो है कितनी बताई हैं? 14 बताई हैं। तो बी ऑप्शन इस पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन में है निगमन विधि, और बी है आगमन विधि, सी है अंतर्दर्शन विधि, और डी है बहिर्दर्शन विधि। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो विधियां दी गई हैं, जैसे कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये हमारे हैं आगमन विधि से रिलेटिव हैं। आगमन में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल बताया जाता है। कहने का मतलब है इसमें विशिष्ट से जो है सामान्य की ओर हम जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। बट जो निगमन विधि होती है, निगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है? तो ये हमारे किसके हैं? आगमन विधि के सोपान है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखते हैं इसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम बताना चाहेंगे कि मनोविज्ञान में जो है, जो पर्सनालिटी के अंतर्गत अंतर्मुखी मतलब जो अपने में ही मगन रहे, ऐसे व्यक्ति का पर्सनालिटी। और बहिर्मुखी जो बाहरी जगत से रिलेटिव रखे। उभयमुखी जो दोनों तरीके से जो है इंटरेस्ट रखता हो। तो इनका वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था? यूंग ने किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? यूंग मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान प्रकृति के आधार पर जो है इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें जो है स्पेरेंजर मनोवैज्ञानिक ने जो है समाजशास्त्रीय आधार पर जो है इन्होंने बताया था कि व्यक्ति का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, इस तरीके से होता है। तो इसमें जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी का वर्गीकरण जो है यूंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सबसे पहले जैसे कि इसमें अगर आ जाए
तो स्वभाव के आधार पर अगर इसका प्रयोग किया था 400 ईसा पूर्व जो है किया था, 400 ईसा पूर्व क्रेटस नामक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है स्वभाव के आधार पर सबसे पहले किया था। इन्होंने बताया था व्यक्ति कैसा है, उत्साही है, क्रोधी है, खिन्न है, मंद है, इस तरीके से बताया था। बट इसमें जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी का है वर्गीकरण जो है युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि डेफिनेशन में है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? जैसे ऑप्शन में क्रो एवं क्रो, बी है वैलेंटाइन, सी है मन और डी है वाटसन। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है, जैसे किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये आपको 20 मोस्ट क्वेश्चन कैसा लगा? ये वीडियो आप अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से ऑनलाइन अप्रोच स्टडी से आप जुड़ जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।